करेंगे किसानों के मुद्दों को लेकर, क्योंकि लगातार आप देखिए बर्फबारी तो हो ही रही थी, लेकिन उस बीच में जब यहाँ बारिश हुई है मैदानी इलाकों में तो फसल किस तरह से तबाह हो गई। इस वक्त बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से किसानों की फसलें जो है वो तबाह हुई है। बारिश की वजह से काफी परेशानी लोगों को। बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और किसानों ने प्रशासन से उचित मुआवजा देने की अपील कर दी है। और बेमौसम बारिश ने किसानों की ये उम्मीदें जो हैं वो यहाँ पर अब तोड़ दी हैं। तो काफी तरीके से किसान अब पशुपेश में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि 50% फसल जो है वो तबाह हो चुकी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि 10% फसल जो है वो तबाह हुई है। लेकिन उस बीच में कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन एक बड़ी बात जरूर कही गई है कि अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं कि कहां पर कितनी फसल तबाह हुई है और कब तक अक्सर यहाँ मुआवजे को लेकर काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से बड़ी बात कही गई है, तो साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों की फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया, क्योंकि लगातार बारिश ने किस तरह कहर बरपाया और किसानों की फसलों को तबाह करके यहाँ पर रख दिया है। तो इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे, बीजेपी के ही किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं हमारे साथ सरबजीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहला सवाल सरबजीत जी आप ही से रहेगा कि जिस तरह आप देखिए फसलें तबाह होने की खबर जो सामने आई थी, क्या कुछ कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं अभी तक? सरबजीत जी, ये मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टेज है, पूरी फसलें हुई है, कहीं 10% है, कहीं पर 15% है। तो जो प्रशासन है वो इसका जायजा ले रहा है। यहाँ जहाँ पर भी फसलें तबाह हुई हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसका सारा देख रहा है कितनी फसल तबाह हुई है, और जो इंश्योरेंस है उसका भी मतलब किया जाएगा। ये मेरी कल भी बात हुई थी हायर अथॉरिटी से, उन्होंने कहा कि हम लोग जहाँ जहाँ पर भी तबाह हुई है किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, जैसे पहले दिया था ऐसे इस बार भी दिया जाएगा यहाँ यहाँ तबाह हुई है। लेकिन सरबजीत जी, किसानों का आरोप यह है कि अभी तक जायजा लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। जो बारिश 2 दिन पहले लगी हुई थी, कल भी सुबह बारिश थी, तो ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो अपने जितने आलाकार हैं, पटवारी हैं या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अफसर है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, ये सारा जायजा लेंगे यहाँ से तबाह हुई हैं फसलें। और एक और बात है सरबजीत जी, जिस तरह से आप खुद ही कह रहे हैं कि 15 से 20% जो है वो कहीं कहीं पर खराब हुई है फसल, लेकिन अभी भी किसानों का ये कहना है कि 40% ऐसी फसल है जो खेतों के अंदर खड़ी है। प्लान करता हूँ डिस्ट्रिक्ट सांबा से, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर यहाँ पर भी होगा, अगर आरएसपुरा में जो एरियाज है जहाँ पर पानी ज्यादा जल्दी खड़ा हो जाता है, उन एरियाज में ज्यादा प्रॉब्लम है। कंडी में ऐसा कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ जो इंश्योरेंस को लेकर बात हो रही थी, क्या कुछ उस पर काम कर रही है सरकार और प्रशासन? ये जो मौसम की मार है सबको पता है कि ये नेचुरल से हुआ, क्योंकि ऐसे हालात में इंश्योरेंस जहां जहां भी इंश्योरेंस लोगों ने करवाया है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, बैंकों के थ्रू, तो निश्चित रूप से यहाँ तबाह हुई है, जहाँ नुकसान हुआ है वहां पर इंश्योरेंस मिलेगा। पिछली बार भी मिला है, मुआवजा भी मिला है, इस बार भी मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे साथ किसान एडवाइजरी बोर्ड के भी चेयर ये पर्सन थे यहाँ पर और प्रेसिडेंट थे, और उनके साथ साथ आपको ये बताते चले कि बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और सरकार तक आवाज पहुंचाने की वो बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर किसान आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से फसलें खराब हुई हैं, मुआवजे को लेकर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है, कोई आला अधिकारी जमीन पर नहीं पहुंचा है जो आंकलन कर सके कि कहां पर कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है। फिलहाल आपको ये बताते चले कि किसानों का ये भी कहना था कि 552 हेक्टेयर जो जमीन है उस पर जितनी भी खेती यहाँ पर लगाई गई थी वो भी खराब हुई है। काफी खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देखिए किसानों को किस तरह से परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो प्रशासन को चाहिए कि सटीक कदम यहाँ पर उठाए जाएं और आंकलन के लिए यहाँ टीमों का गठन किया जाए और वो ग्राउंड तक पहुंचे और जल्द से जल्द मुआवजे पर काम किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर अब और भी हालात यहाँ बनते जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से आपको खबर दिखाना बहुत जरूरी है।
जैसे जैसे अमरनाथ यात्रा की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो रहा है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर जो सुरक्षा के हालात बने हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने और पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर में यात्रा को, अमरनाथ यात्रा को जो है वो सुचारू रूप से और व्यवस्थित ढंग से उसको जो है वो संपूर्ण किया जाए। लेकिन उससे पहले अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए भी यहां पर अब पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उच्च स्तरीय बैठक भी करना शुरू कर दिया है। अलग अलग विभागों के साथ ये बैठकें शुरू हो रही हैं और सभी संबंधित विभागों को इस और निर्देश भी जारी कर दिए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो अमरनाथ यात्रा होनी है वो सही ढंग से चले, उसमें कोई भी आतंकवादी गतिविधि ना हो। उसके अलावा जो भी वहां पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनको सही ढंग से वहां पर रखा जाए। फिलहाल मैं कुछ पॉइंट्स के साथ आपको आज समझाना चाहूंगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा बहुत जल्द होने वाली है। उससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक फिर से बैठक की है और उस बैठक के कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आखिर इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या कुछ खास प्रशासन की तरफ से किया गया है, उसके अलावा क्या कुछ सुविधाएं यात्राओं के लिए, यात्रियों के लिए जो है वहां पर मुहैया करवाई जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण अपडेट है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के बाद इस महीने के आखिर तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की लगभग 95 कंपनियां आएंगी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 95 कंपनियां आएंगी। वो इसलिए क्योंकि लगातार जो आतंकवादी अपनी बौखलाहट जम्मू कश्मीर में प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको देखते हुए प्रशासन ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और लगभग 95 कंपनियां यहां पर जो है वो सुरक्षा बलों की पहुंचेंगी कर्नाटक चुनाव के बाद, और इन कंपनियों को यहीं पर रोका जाएगा। ऐसा नहीं अमरनाथ यात्रा के बाद ये कंपनियां वापस चले जाएंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिरी में भी निकाय चुनाव होने हैं और उसको मद्देनजर भी इन कंपनियों को यहां पर रखा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इन जवानों की तैनाती जो है वो अमरनाथ यात्रा के दौरान होगी। पूरी यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी यात्री पर आतंकी घटना या आतंकी कोई भी एक्टिविटी वहां पे हो, इसको लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। इनका उपयोग साल के अंत, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रस्तावित जो निकाय व पंचायत चुनाव होने वाले हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको लेकर ये 95 कंपनियां यहां पर लाने का एक बहुत बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन और सरकार द्वारा लिया गया है। इसके साथ साथ जगह जगह पर जो लंगर स्थल हैं, जो लंगर स्थल वहां पर होंगे, लंगर जो लगेंगे, उनमें भी ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। यानी ड्रोन के जरिए वहां पर पूरा हालचाल देखा जाएगा कि आखिर किस तरह से यहां पर व्यवस्थाएं चल रही हैं, सुरक्षा के लिहाज से यहां पर क्या कुछ चल रहा है, तो उसके लिए ड्रोन का उपयोग वहां पर किया जाएगा। साथ साथ ऐसे स्थानों पर, ऐसी जगहों पर खास ध्यान रहेगा जहां घुमावदार हो, यानी जो घुमावी कोई मोड़ हो, उन पर जो है वो खासा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वहां पर भी अक्सर इस तरह की गतिविधियों को आतंकवाद अंजाम देते हैं और उस घुमाव का फायदा उठाकर जो है वो हमारे श्रद्धालुओं को या फिर अमरनाथ यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसको लेकर भी वहां पर वाहनों की गति धीमी हो जाए, घुमावदार जो मोड़ हैं उसको भी वहां पर पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा, ड्रोन की मदद से उसको निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ साथ इस यात्री वाहनों के लिए कट ऑफ समय यानी कुछ निर्धारित समय यात्रियों के वाहनों के लिए रहेगा। उस समय के बाहर वो ना आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। जितना समय प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उसी निर्धारित समय के बीच ये यात्रा के जो वाहन हैं वो वहां पर आवाजाही कर सकते हैं। उसके अलावा उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसलिए ये कट ऑफ जो समय है वो भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ हाईवे पर यात्री वाहनों के जत्थे के गुजरने के बाद ही अन्य वाहनों को आने जाने की अनुमति होगी, ताकि कोई अनहोनी न हो। यानी जब नेशनल हाईवे पे यात्रा चलती है या जो श्रद्धालु चलते हैं, उनको देखते हुए वहां पर कोई भी अतिरिक्त वाहन उस समय नहीं चल पाएगा, वो आवाजाही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे में वहां पर कोई भी गतिविधि होने का खतरा है, कोई भी वहां पर एक्टिविटी हो सकती है। इसको लेकर उन्हें उस समय वहां पर चलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें, उपराज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी हैं यानी सीईओ हैं मनदीप कुमार भंडारी ने इन्होंने जिला उपायुक्तों और संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है, अलग अलग विभागों के साथ बैठक की है और साथ ही साथ स्वच्छता को लेकर भी यहां पर कदम उठाया गया है। ऐसा नहीं है, यात्रा के साथ साथ जितनी जरूरी सुरक्षा है उतनी ही जरूरी स्वच्छता भी है,
क्योंकि स्वच्छता भी हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा है। इसको लेकर भी ये उच्च स्तरीय बैठक जो है ये जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा हुई है, ताकि स्वच्छता भी बरकरार रहे, स्वच्छ रहे और स्वच्छ से हमारा पर्यावरण जो है वो कहीं ना कहीं साफ रहे और यात्रियों तक इसका कोई असर ना पड़े, जिसके बाद यात्रियों को जो है वो किसी भी तरह की दिक्कत यात्रा के दौरान रहे। इसको लेकर सीओ ने यात्रा के दौरान बेहतर स्वच्छता सेवाओं के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने का यहां पर आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि वहां पर नोडल ऑफिसर जो है वो तैनात किया जाए, ताकि किसी भी तरह की वहां पर कोई जो कठिनाई है वो ना हो। इसके अलावा बेहतर व्यवस्था के लिए 1370 कर्मियों को लगाया जाएगा। 1370 यानी 1370 कर्मी वहां पर लगाए जाएंगे, ताकि वो समय समय पर वहां पर पूरा ध्यान रखें और किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो ये आज की मुख्य अपडेट थी, क्योंकि 1 जुलाई से जो है वो अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है और उसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं। और अगर सबसे बड़ी चुनौती है वो है सुरक्षा, और उसको लेकर पुलिस भी तैयार है, प्रशासन भी तैयार है, और हम भी चाहेंगे कि आने वाले समय में जो यात्रा होनी है वो सुचारू रूप से, सही ढंग से और बिना किसी गतिविधि के जो है वो संपूर्ण हो, और इसी कोशिश में फिलहाल प्रशासन लगा है। आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे साथ मेरे सहयोगी आतिया इस समय यहां पर मौजूद होंगे और व्हाट्सएप स्कैम को लेकर जो है वो अपनी अपडेट जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल। जिस तरीके से शीतल ने आपको कहा कि व्हाट्सएप स्कैम को लेके एक जो नया अपडेट वो सामने आया है, जहां पर पहले बात करें कई तरह के स्कैम्स देखे जाते हैं, लेकिन जब से पहले की बात करें जहां पर एसएमएस की तरफ जो लोग ज़्यादा शिफ्ट होते थे, लेकिन जब से व्हाट्सएप आया है ज़्यादातर लोग जो है व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर मार्केटिंग पहले एसएमएस के थ्रू की जाती थी, लेकिन अब जो मार्केटिंग है व्हाट्सएप के थ्रू भी की जाती है, जहाँ से काफ़ी ऐसे स्कैम्स है वो सामने आए हैं। हालांकि अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि ऐसे स्कैम जो है लगातार व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं, लेकिन एक नया स्कैम सामने आया है जहां पर इंटरनेशनल कॉल से, अगर नंबर्स की बात करें, वहां से जो कॉल्स है वो देखने को मिलेंगी, जहां पर नंबर्स भी जो है इंटरनेशनल बताए जाते हैं। ऐसे कहीं मामले सामने आए हैं जहां पर ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि व्हाट्सएप से कुछ कॉल्स आती हैं, यानी कि 1-2 बार रिंग हो जाता है, उसके बाद कट हो जाता है। इस तरह के स्कैम्स जो है वो लगातार आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक जो कोड होता है हर एक कंट्री का, ISD कोड जिसे कहते हैं, जैसे कि इंडिया का +91 है, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ का भी अलग अलग ISD कोड होता है। और व्हाट्सएप की बात करें तो आप सबको भी कई ऐसी तरह की कॉल्स आई होंगी अलग अलग कंट्री से। जैसे कि अगर हम बात करें, +84 जो है वियतनाम का नंबर है, +254 जो है केन्या का नंबर है, +62 जो है इंडोनेशिया का है, और +223 जो है वो माली का नंबर है। इन सभी कंट्रीज़ के नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जितने भी स्कैम सामने आए हैं उनकी यही शिकायत है कि इन्हीं कंट्रीज से ज़्यादातर कॉल्स जो आती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो +84 जो वियतनाम का नंबर है वहाँ से अक्सर कॉल्स आती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो ये इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं, ये कॉल्स जो है क्या उन कंट्रीज से आती हैं या फिर ये इंडिया से ही कॉल की जाती है। जहाँ पर एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट का ये कहना है जो ये इंटरनेशनल नंबर से आपको कॉल्स आती है, ये इंटरनेशनल नंबर से नहीं आती है, बल्कि ये जो नंबर्स होते हैं वो इंडिया में ही मौजूद हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि आपकी सिटी से कोई बिलोंग करता हो और वहीं से ये कॉल जो है वो आती हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से जो ISD कोड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग ISD कोड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में रहकर ये वियतनाम के नंबर से कॉल की जाती है। ये किस तरह से की जाती है? अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका कहना है कि जिस तरीके से जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं वो अपना नंबर जो है इस कंट्रीज़ में बेचती हैं। यानी कि अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया का कोई नंबर होता है जो कि इंडिया में बेचा जाता है, और व्हाट्सएप के थ्रू हालांकि डेटा से ही कॉल होती है, वहाँ से कोई चार्जेस नहीं किए जाते हैं, तो काफ़ी आसान हो जाता है वहाँ से इन नंबर से कॉल करना। इस नंबर पे जो स्कैमर्स है वो अपना व्हाट्सएप लिंक करते हैं और उसके बाद आपको जो है लगातार कॉल करते हैं ताकि आपको लगे कि ये नंबर्स है वो इंटरनेशनल नंबर्स है, लेकिन ये नंबर्स होते हैं वो इंडिया के ही नंबर्स होते हैं और यहीं पर रहकर जो स्कैमर्स है वो आपको कॉल करते हैं। और इनका मकसद जो है ये बताया जा रहा है, अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो इसलिए आपको कॉल की जाती है ताकि अगर आप इन कॉल्स को पिक करें तो उसके बाद जो है आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो ले जाने की जो पूरी कोशिश है वो करते हैं। हालांकि कहीं ऐसे
स्कैम्स व्हाट्सएप के थ्रू देखे गए हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से जो इंटरनेशनल नंबर्स कहीं आपको कॉल्स करती हैं और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको टेक्स्ट करते हैं और कुछ नंबर्स जो है आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल भी कर देते हैं, जहाँ पर कुछ जॉब्स के ऑफर भी देते हैं और कुछ ऐसे नंबर्स से अगर हम बात करें जहाँ पर वो आपको कहते हैं कि आप जो है जॉब के बारे में जो है आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर उसके अलावा कुछ ऐसे वीडियोस लाइक करने के लिए कहते हैं। ऐसे इंटरनेशनल नंबर से अक्सर जो है टेक्स्ट देखने को मिलता है। और हालांकि अगर हम बात करें, एक डेटा सामने आया है कि हफ्ते 2 हफ्ते पहले से हालांकि ये जो स्कैमर्स थे वो ज़्यादातर कॉल कर रहे हैं, यानी कि अब जो आंकड़ा है इनका ज़्यादा बढ़ गया है। 1-2 हफ्ते की बात करें, वजह यही है कि ये जो पूरी कोशिश होती है इनकी कि जो आपका डेटा है वो लीक कर सके। अगर आप जो इनकी कॉल्स पिक करोगे या फिर इनकी वीडियो कॉल्स पिक करोगे, या इसके अलावा कुछ लिंक जो है इन नंबर से आता है, और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जहां पर आपको जॉब ऑफर भी करते हैं कि आपको जो है इतना पे किया जाएगा अगर आपने इस लिंक पर क्लिक किया। उसके बाद जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो जितना भी बैंक बैलेंस होता है वो डायरेक्टली कट हो जाता है। और इसके अलावा भी कुछ वीडियोस लाइक करने के लिए कहा जाता है कि आप लाइक करें तो आपको 50 रुपये मिलेंगे। शुरू में आपको पैसे मिलते भी है, लेकिन धीरे धीरे करने के बाद जो आपका अकाउंट डिटेल्स आप फिल करते हैं वहां से सारे पैसे जो है वो कट जाते हैं। और ऐसी इंटरनेशनल कॉल जो है वो लगातार आ रही हैं, जहां पर आईएसडी कोड की बात करें, अलग अलग कंट्रीज़ के आईएसडी कोड से नंबर से जो कॉल्स आती हैं, जबकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अलग अलग कंट्रीज से कॉल्स आती नहीं है, ये आपके ही सिटी से बिलोंग कोई करता है जहां पर स्कैमर्स ने जो नंबर्स है वो इंटरनेशनली से खरीदे हैं और वहां से आपको कॉल की जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आई हैं कोविड-19 के टाइम पे, अगर हम बात करें तब से ये चीज़ काफ़ी शुरुआत हुई है जहाँ पर वीडियो कॉल की जाती है। हालांकि जो मेल ग्रुप है उन्हें ज़्यादातर टारगेट किया जाता है, जहाँ पर जो वीडियोस आती हैं और वहाँ से अगर हम बात करें वीडियोस भी लीक की जाती है और उसके बाद से स्कैम से काफ़ी पैसे की डिमांड करता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, काफ़ी ऐसे स्कैमर्स की कॉल जो है वो देखी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जो इंटरनेशनल नंबर से कॉल्स आती हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। जबकि अब ये चीज़ सामने आई है कि जो नया स्कैम देखा गया है आजकल, वो आपकी कंट्री में ही स्कैमर्स आपको कॉल करते हैं ताकि आप जो कॉल उठाएं और आपका डेटा जो है सारा लीक हो जाएगा। जहाँ पर व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप से जितनी भी मैसेजेस आती हैं वो एनक्रिप्टेड होती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप भी ये दावा करता है कि आपकी सारी चैट इनक्रिप्टेड होती हैं, आपकी सारी कॉल्स इनक्रिप्टेड होती है। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है व्हाट्सएप को ट्रेस करना कि आखिर ये कॉल कहाँ से आई है, और डिटेल निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम मैसेजेस की बात करें तो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके चलते ही जो आपको काफ़ी बात करें अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की अगर आपकी कॉल्स आएंगी तो आपको ट्रेस करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, साइबर सेल की बात करें, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी ऐसी कॉल्स को ट्रेस करना। अगर ऐसी कॉल्स आपको आती हैं तो आपको जो है अवॉइड करनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं जितना हो सके उन्हें ब्लॉक ही करें, या फिर कुछ ऐसी साइट्स आती है जहाँ पर आपको लिंक ओपन करने के लिए बोलते हैं तो वहां पे लिंक पे जो है बिल्कुल ओपन ना करें। कुछ ऐसे लिंक्स आते हैं जहां पर नोटिफाई किया जाता है कि रेड कलर का एक मार्क वहां पे आ जाता है कि आपके लिए जो हार्मफुल है। उसके बावजूद भी काफ़ी लोग उस लिंक पर क्लिक करते हैं, लेकिन वो लिंक भी आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। आपका पूरा डेटा जो है वहां पर जा सकता है और आपका पूरा डेटा लीक हो सकता है। और अगर हम बैंक बैलेंस की बात करें तो कहीं ऐसे मामले आपने भी देखे होंगे कि जहां से पूरा पैसे की बात करें तो पूरा अकाउंट खाली भी हो जाता है। और अलग अलग तरीके से अगर हम बात करें, आजकल स्कैमर्स के अलग अलग आइडियाज़ होते हैं जहां पर बिना किसी ओटीपी के भी जो ये आपका डेटा है वो लीक कर सकते हैं, आपका अकाउंट जो है वो लीक कर सकते हैं। क्योंकि कुछ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं जहां से स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है डायरेक्ट स्कैमर्स के पास पहुंच जाती है। जो भी ओटीपी आपके फ़ोन पे आता है वो सीधा उनकी स्क्रीन पे चले जाता है। ऐसे ऐसे स्कैमर जो है वो सामने आए हैं, जहां पर आपको ये बेहद ज़रूरी है कि आज के डिजिटल टाइम पे जो है ऐसे फ्रॉड से बचे। और खासकर इंटरनेशनल कॉल से अगर आपको नंबर आती है, जैसे कि 84 मैंने आपको कहा +84 वियतनाम से, +254 +62 +223, या फिर और भी ऐसे आईएसडी कोड से कॉल्स आती हैं, यानी कि अगर +91 जो कि इंडिया का है। इसके अलावा अगर ऐसे नंबरों से कॉल्स आती हैं तो आप उनको पिक ना करें, या फिर हो सकता है आप उन कॉल्स को जो है वो ब्लॉक करें। वहीं पर अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर बात की जाए आईपीएल के हवाले से। जिस तरीके से रोजाना जो है आपको आईपीएल के हवाले से अपडेट किया जाता है, वहीं पर आज भी आपको आईपीएल के हवाले से अपडेट किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए साहिल केरनी जो है वो ज्वाइन करेंगे। अगर आप आईपीएल का मैच स्टेडियम में बैठ के देखना चाहते हैं और धर्मशाला में जाना चाहते हैं तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि टिकट काउंटर जो है वो खुल जाएगा 11 मई से। ऑफलाइन
ऑफलाइन टिकट अगर आपको लेनी है तो आप स्टेडियम के बाहर जो टिकट काउंटर है वहां से 11 मई से आप टिकट ले सकते हैं और 1200 रुपये और 1500 रुपये के टिकट्स ही बचे हुए हैं और आप ये दोनों टिकट्स जो हैं ये ले सकते हैं वहां पे जाकर। और उसके लिए पूरी एक गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। वहाँ पे जाएं और एक एक वहाँ पे कैटेगरीज बनाई गई हैं, उसी हिसाब से जो है आपको टिकट्स मिलेंगे ताकि वहाँ पर रश भी ना पड़े और आराम से टिकट काउंटर पे आप जाकर टिकट ले सकें। और साथ ही साथ एक व्यक्ति को सिर्फ 2 ही टिकट्स मिलेंगे, इससे ऊपर टिकट्स जो हैं वो दूसरे को एक व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। सिर्फ 2 टिकट्स वहाँ पे टिकट काउंटर पे मिलेंगे आपको जाके, उससे ज़्यादा आपको टिकट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको उससे ज़्यादा टिकट्स लेने हैं तो आपको दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा और वापस अपने बारी का इंतजार करना पड़ेगा, आप फिर वहाँ पर ले सकते हैं। आपको एक ID कार्ड पे 2 ही टिकट्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा टिकट्स आपको नहीं मिलेंगे। और वहीं बात करते हैं ऑनलाइन टिकट्स की, तो ऑनलाइन टिकट्स जो है पेटीएम पे जाके आप अपनी बुक कर सकते हैं और आप ले सकते हैं टिकट्स। और ये काउंटर सोमवार खुल गया था। ऑनलाइन के लिए आप जा सकते हैं, पेटीएम पे जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग अपनी करवाएं टिकट की, वहाँ पे आप उस टिकट अपनी बुक कर सकते हैं। और ये मंडे शाम से खुल गया है और वहाँ पे आप जाके अपनी टिकट्स ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको टिकट की हॉट कॉपी चाहिए तो वो 11 मई के बाद आपको स्टेडियम के जो टिकट काउंटर हैं वहाँ पर जाके मिल जाएगी। और ये 2 मैच होने वाले हैं वहाँ पर 17 मई को और 19 मई को, दोनों के लिए यही गाइडलाइंस जो है ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जारी की गई हैं। और जिस तरह 17 मई को मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स के बीच में और पंजाब के बीच में, और 19 मई को मैच खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स के बीच में और दिल्ली और पंजाब के बीच में। ये दोनों मैच ही क्योंकि आखिरी पड़ाव पे है अब IPL, तो काफ़ी अहम रहने वाले हैं दोनों ही टीम्स के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी कौन टीम्स में जीती। जिस तरह आपने कल भी देखा कि कल KKR ने मैच जीता अपने घर पे और पंजाब मैच हारी KKR से, और पंजाब ने KKR को अपने घर पे हराया था, तो वही बदला उन्होंने पूरा कर लिया। KKR ने पंजाब को उनके घर पे हरा दिया। अब ये देखना होगा कि किस तरह से आगे बढ़ती है श्रृंखला, क्योंकि इसमें अब काफ़ी दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं। आज मुंबई और RCB का मैच होगा और दोनों के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही 10 अंक पे हैं, दोनों ने ही 10 मैच खेले हुए हैं। और कल के जो मैच हुआ है उसमें KKR ने मैच जीत कर वो भी 10 अंक पे आ गई है, पंजाब 10 अंक पे, KKR पंजाब 10 अंक पे। उसके बाद जो टॉप पे टीम है, जो वो है टॉप पे टीम गुजरात, वो तो प्लेऑफ्स के लिए अपनी जगह सिक्योर कर चुकी है, तो वो बड़ा सही है। और उसके बाद जो है दूसरा हम बात करेंगे चेन्नई की। चेन्नई 13 पे है, वो अभी आप कहें कि एक सही स्थिति में नहीं है, आप कहें कि वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई है, तो थोड़ा ये कहना मुश्किल हो है, क्योंकि उसके जो नीचे वाली टीम्स है ना, जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स है, वो 11 पॉइंट्स पे है। उसके बाद जो है 10 पॉइंट्स पे 5 टीमें हैं, और वो 5 टीमें 5 की 5 जो है 10 अंक पे हैं, और 10 अंक वाली टीम कोई भी जो है अगले मैच जीत के ऊपर आ सकती है। तो ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि राइवलरी वीक ये पहले ही कहा जा रहा है कि ये राइवलरी वीक है और इसमें काफ़ी ही जो मुकाबले हैं अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बहुत जो इसमें टीम्स खेल रही हैं जो 10 अंक में है, कुछ टीम क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ्स के लिए, कुछ बाहर भी हो जाएंगी। पर इसमें जो सिक्योर्ड पोजीशन पे जो सही है वो गुजरात ही है। उसके बाद वाली टीम्स को अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते कि इन्होंने जगह अपनी प्लेऑफ्स के लिए पक्की की है या नहीं की है। उसके बाद बात करते हैं हैदराबाद की और दिल्ली की। दोनों ही टीम्स 8-8 अंक पे हैं, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है IPL। देखते हैं, क्या पता ये टीम ऊपर आ जाए, क्योंकि इन दोनों के मैचेस 10 हुए हैं, अभी 4 मैच पड़े हैं, तो कुछ भी नहीं कह सकते इस पर। क्योंकि अब बात कर सकते हैं कि जिस तरह पंजाब के 11 मैच हो गए हैं, उनके 3 ही पड़े हैं, वो 10 अंक पे हैं, तो अगर वो अगले 3 जीत भी जाती है मुकाबले तो वो 16 अंक पे ही पहुंचेगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है IPL। ये तो अब आखिरी में जाके ही पता चलेगा कि प्लेऑफ्स के लिए कौन कौन क्वालिफाई किया है। पर फिर भी जो गुजरात टाइटंस है उसके लिए जो है ये रास्ता अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि गुजरात टाइटंस जो है प्लेऑफ्स खेलेगी ही, क्योंकि वो फिलहाल 14 अंक पे है, तो वो उसको 2 मैच और जीतने हैं अपने 4 मैच में से, तो वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी। तो आज का मुकाबला जो RCB का और मुंबई का होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम्स 10-10 अंक पे हैं और दोनों ही टीम्स को जीतना बहुत ज़रूरी है अगर ऊपर आना है। अगर आज मुंबई मैच जीतती है तो मुंबई तीसरे स्थान पे पहुंचती है, अगर आज RCB जीतती है तो RCB तीसरे स्थान पे पहुंचती है। दोनों ही टीम्स जो हैं वो बेहतरीन है, एक ओपनर है कप्तान और एक जो है वन डाउन है कप्तान। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि
विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो ये कॉन्टेस्ट होगा ये तो बड़ा ही मज़ेदार होगा, क्योंकि रोहित शर्मा फ्लॉप चल रहे हैं और विराट कोहली अच्छी फॉर्म से है, पर स्ट्राइक रेट उनका बहुत लो चल रहा है। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि आईपीएल में विराट कोहली ने 120 की स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है। तो इस बेशक स्कोर किया है पर स्ट्राइक रेट उनका इतना बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से आरसीबी लगता है कि मैचेस लगातार हारती हुई नजर आ रही है। और आज वांकड़े में दोबारा से एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो हमेशा ही ग्राउंड जो है वहाँ पे चौके छक्कों की बौछार रही है। तो देखते हैं आज शाम के मैच में क्या होता है, पर ये दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ही अहम है जीतना ये मुकाबला। चलिए अब वक्त आ गया है अलविदा लेने का। आज हमने अलग अलग खबरों से आपको रूबरू करवाया। न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।